हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड के इक्वेशन में के इस पार्ट में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट किया था। उस टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में स्टडी किया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में स्टडी किया, दोनों रिएक्शन के टाइप्स के बारे में स्टडी किया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे कैसे किस किस टाइप की होती हैं और डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस किस टाइप की होती हैं, जिसमें हम लोगों ने फोटो डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के बारे में स्टडी किया था। इस पार्ट में बेसिकली हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्ड की मीनिंग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता क्या है। लिखा हुआ है डिस्प्लेस, यानी जब किसी चीज़ को किसी प्लेस से हटा दें, यानी किसी की प्लेस हो, उस प्लेस को किसी की जगह हो, उस जगह से उसको हटा दें और किसी दूसरे को वहाँ पे रख दें, तो इसी पोजीशन को, इसी फिनोमेनन को, इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जब यह काम किसी रिएक्शन में होगा तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। तो डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट क्या कर लेता है? जगह ले लेता है, टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड में, और इसी रिएक्शन को जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब जो है यहाँ पे देख लेते हैं, ए बी एक कंपाउंड है, सी एक मेटल एलिमेंट है। सी ने क्या किया? बी को रिप्लेस किया और बी को रिप्लेस करके उसकी पोजीशन को ले लिया, यानी ए सी बनाया और ये आपका बी हो गया। इस रिएक्शन को जो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है केवल सिंगल एलिमेंट का हो रहा है। तो जब सिंगल एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इस रिएक्शन की सबसे खास बात यह है कि अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, यानी एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ही एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिप्लेस करेगा। इतना क्लियर? यानी जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। बोल रहा है कि जब हम जिंक की स्ट्रिप लेंगे, जिंक मेटल की स्ट्रिप लेंगे और उस स्ट्रिप को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप करेंगे, तो डीप करने के बाद जो रिएक्शन प्रोसीड करेगी वो कुछ इस तरह से करेगी। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा, ये जो है आपका जिंक होगा, जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर बनेगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। ब्लू कलर के सॉल्यूशन में अगर जिंक मेटल की स्ट्रिप अगर हम डालते हैं, तो जिंक मेटल की स्ट्रिप डालने पे जो ब्लू कलर होगा वो ब्लू कलर क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। जब ब्लू कलर कलरलेस हो जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे कि रिएक्शन प्रोसीड किया और ये कलरलेस क्यों हुआ? तो जिंक सल्फेट के फॉर्मेशन की वजह से जो है ये आपका कलरलेस हो गया। ये एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी के बुक में है, उसको वहाँ से भी एक बार देख लीजिएगा, सेम वे में है। ऐसा हुआ क्यों? तो इसको एक बार हम लोग करते हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हमने जिंक मेटल की स्ट्रिप डाली थी तो जिंक सल्फेट बना था। तो रीजन क्या है कि इन दिस रिएक्शन जिंक डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी जिंक ने क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को। कहाँ से? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। बिकॉज क्यों? कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं। अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन की स्ट्रिप डालेंगे तो जो ब्लू कलर होगा कॉपर सल्फेट का वो ग्रीनिश कलर यानी ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉपर रिलीज हो जाएगी। ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। ये रिएक्शन भी क्यों होगी? क्योंकि आयरन जो है क्या होगा? ज़्यादा रिएक्टिव होगा किससे? कॉपर से। तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए इसको क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर लिया। ओके, इसीलिए जो है इस रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन का एक और नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या नाम है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब थोड़ा सा एक बार समराइज कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट के फॉर्म में। बोला है कि मोर रिएक्टिव मेटल होगा
और लेस रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड होगा। यानी जैसे समझिए आयरन और कॉपर है। अभी हमने बोला कि आयरन क्या है, आयरन जो है आपका ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो लेस रिएक्टिव मेटल को लेस रिएक्टिव मेटल हो गया कॉपर, तो कॉपर का जो है आपका कंपाउंड होगा और आयरन होगा आपका, तो कंपाउंड किसका बनेगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट का, यानी कॉपर आयरन जो है मोर रिएक्टिव है तो इसका कंपाउंड बन गया फेरस सल्फेट, और जो है आपका लेस रिएक्टिव मेटल बन जाएगा, यानी कॉपर आपका लेस रिएक्टिव मेटल बन गया। बोला है कि अगर इस रिएक्शन को रिवर्स कर दी जाए, कोई बच्चा कहे कि नहीं सर हम आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की स्ट्रिप डालेंगे तो क्या होगा, तो अगर ऐसा वो बोलता है कि आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की स्ट्रिप डालेगा तो क्या होगा, तो रिएक्शन इन इट टेक्स प्लेस करेगी, यानी लेस रिएक्टिव मेटल प्लस मोर रिएक्टिव मेटल कंपाउंड होगा तो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। यानी लेस रिएक्टिव मेटल क्या है आपका कॉपर, तो यहाँ पे हमने कॉपर लिख लिया। मोर रिएक्टिव मेटल कंपाउंड क्या है आयरन सल्फेट, तो मोर रिएक्टिव मेटल कंपाउंड आयरन सल्फेट, ये रिएक्शन जो है प्रोसीड नहीं करेगी। जब रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी तो ये जो है हमको ध्यान देना होगा। अब एक सवाल हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर में ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है, तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात को फाइंड आउट कर लेना कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा और कौन कम रिएक्टिव होगा। जैसे हमको आयरन जिंक और कॉपर दे दिया जाए, कौन कौन दे दिया जाए, आयरन जिंक और कॉपर, यानी हमको क्या क्या मिला, आयरन मिला, जिंक मिला और कॉपर मिला। अगर ये तीनों मिल जाएं और बोला जाए कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक सीरीज़ आपको बताई जाएगी जिसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। तो उस सीरीज़ के थ्रू या उस सीरीज़ की सहायता से जो है हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है। तो हम उस सीरीज़ को देखेंगे आगे। थोड़ा सा जो है इस रिएक्शन को एक मजाकिया वे में या एक छोटा सा ट्रिक के फॉर्म में जो है हम कैसे याद रखेंगे उसको एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए ए और बी, यानी एक को अगर हम गर्लफ्रेंड मान लें ए को, बी को बॉयफ्रेंड मान लें और सी को दूसरा बॉयफ्रेंड मान लें, ठीक। तो ये होगा क्या कि जब हमने पीछे देखा था कि ए बी की रिएक्शन जब ए सी से करा रहे थे तो ए सी बन रहा था बी बन रहा था। देखिए ध्यान से समझिए, ये वाला जो बी वाला बॉयफ्रेंड है ये थोड़ा कंजूस टाइप का है, पर्सनालिटी इसकी थोड़ी अच्छी नहीं है, दुबला पतला है, हैंडसम नहीं है। सी वाला जो बॉयफ्रेंड है हैंडसम है, पर्सनालिटी है इसके पास। तो होता क्या है कि ये ज़्यादा पावरफुल होगा एज़ कम्पेयर टू द बी। बी से जब ये ज़्यादा पावरफुल होगा तो ये क्या करता है कि सी जो है ए की गर्लफ्रेंड को भगा ले जाता है। क्या करता है, भगा ले जाता है। और ये जो है ए सी आपस में जो है एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली। ये जो होगा ये गर्लफ्रेंड सेम टू सेम है, गर्लफ्रेंड में कोई चेंज नहीं आया, जो यहाँ थी वही वाली गर्लफ्रेंड यहाँ भी है, लेकिन बॉयफ्रेंड क्या कर गया है, चेंज कर गया है। क्यों, ये वाला जो बॉयफ्रेंड है मोर रिएक्टिव है, मोर इफेक्टिव है। मोर रिएक्टिव होने का मतलब क्या है, मोर इफेक्टिव है, क्योंकि इसकी सी वाले की पर्सनालिटी भी अच्छी है, पैसे भी कमाता है, जॉब करता है, ये जो है हैंडसम भी है। तो इसलिए जो है ये इसकी वाली गर्लफ्रेंड को भगा ले गया और ये जो है आपका एसी बनाया और ये बी बेचारा जो है तन्हा अकेला बैठा हुआ है। तो ये जो है थोड़ा सा लेस इफ़ेक्टिव होगा, और जब लेस इफ़ेक्टिव होगा तो ये जो है एकदम तन्हा सा हो जाएगा। तो अब ये जानना ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा फिर यहाँ भी कि कौन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और कौन लेस इफ़ेक्टिव होगा। इसीलिए जब भी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की जाती है तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमेशा अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देना चाहिए, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट हमारा ज़रूरी है। अदरवाइज़ ऐसे ही कोई किसी को भगा के लेके चला जाएगा और फिर हम हाथ मलते रह जाएंगे। तो फिर हम लोग आते हैं कम बैक अपने पढ़ाई पे और रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जानते हैं कि क्या। चलिए तो आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। तो रिएक्टिविटी सीरीज
होता कुछ नहीं है लेकिन होता भी है कुछ। तो होता क्या है, तो द रिएक्टिविटी सीरीज इज द लिस्ट ऑफ द मेटल प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, यानी रिएक्टिविटी के बेसिस पे मेटल को अरेंज करना एक सीरीज में ही, क्या एक सीरीज में, ये प्रोसेस ही जो है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। यानी इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मेटल होंगे, उन सारे मेटल को उनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर में, यानी सबसे पहले लेस रिएक्टिव, उससे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर उससे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर उससे ज़्यादा रिएक्टिव, इस तरह से लेस रिएक्टिव टू मोर रिएक्टिव मेटल्स के फॉर्म में मेटल्स को क्या करना, अरेंज करना ही क्या कहलाता है, रिएक्टिविटी सीरीज कहलाता है। जो सीरीज हमको ऑब्टेंड होगी उसी सीरीज का नाम क्या होगा, रिएक्टिविटी सीरीज होगा। तो इसमें हम लोगों ने कुछ मेटल्स को जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं उनको रीअरेंज किया गया है, और उनको रीअरेंज करके उनको एक सीक्वेंस में किया गया है, और उस सीक्वेंस के थ्रू जो है हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन कम रिएक्टिव होगा। बोल रहा है कि द रिएक्टिविटी सीरीज कैन बी यूज टू मेक द प्रेडिक्शन अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स की रिएक्शन कैसे होगी इस बात के प्रेडिक्शन में भी ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या करती है, हेल्पफुल होती है। जैसे अभी हमने बोला क्या कि कॉपर सल्फेट के सलूशन में आयरन की स्ट्रिप डालने पे रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रही थी, जबकि आयरन सल्फेट के सलूशन में कॉपर की स्ट्रिप डालने पे रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं कर रही थी। तो कब रिएक्शन होगी कब नहीं होगी इस बात की इंफॉर्मेशन हमें रिएक्टिविटी सीरीज दे देगा। अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ओके, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, यानी इनकी रिएक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यानी सब लेस रिएक्टिव होगा गोल्ड, उससे थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा सिल्वर, सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा लेड, लेड से ज़्यादा रिएक्टिव होगा आयरन, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा जिंक। जब हम मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे तो उस समय ये रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ी सी और बड़ी होगी, और वहाँ पे अच्छे से देखेंगे कि कौन कैसे क्या करता है। अब जो इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। उस ट्रिक के थ्रू जो है हम इसको क्या करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे जो आपकी ये ट्रिक दी गई है, लिखा है प्लीज सेंड चार्लीज मंकी एंड जेब्रा इन लेड केस, तब सिल्वर और गोल्ड दूंगा। बोल रहा है कि प्लीज सेंड, पी से जो है आपका पोटेशियम, यस से आपका सोडियम, सी से जो है आपका कैल्शियम, एम से मंकी जो है आपका मैग्नीशियम, ए से जो है एल्यूमिनियम, जेड से जिंक, आई से आयरन, एल से लेड, सी से आपका कॉपर, और एस से जो है आपका सिल्वर, और जी से आपका गोल्ड। ओके, तो ये एक ट्रिक है। प्लीज़ सेंड चार्ली मंकी, मुझे चार्ली मंकी भेजो, और जेब्रा जेब्रा भी भेजो, इन किसमें, लेड केस यानी शीशे के पिंजड़े में, तब तुम्हें हम क्या करेंगे, सिल्वर और गोल्ड देंगे। यहाँ से अगर नहीं याद होता है तो एक दूसरा ट्रिक है, थोड़ा सा सेम टू सेम मैच करता हुआ, तो उसको एक बार देख लेते हैं। सेम ट्रिक है, एक बार इसको देख लेते हैं। लिखा है कि काना चार्ली मंकी, यानी जो चार्ली मंकी होगा वो कैसा होगा, काना होगा, एंड जेब्रा, अगर एंड जेब्रा आयरन लेड, क्या है, काना चार्ली मंकी और जेब्रा, यदि तुम आयरन या लेड के केज में हमें दोगे तो सिल्वर और गोल्ड दूंगा। क्या बोला है, काना चार्लीज मंकी एंड जेब्रा, अगर आयरन या लेड के केज में हमें दोगे तो सिल्वर और गोल्ड दूंगा। फिर से देखिएगा ट्रिक को, क्या है, काना चार्ली मंकी एंड जेब्रा, अगर आयरन या लेड के केज में हमें दोगे तो सिल्वर और गोल्ड दूंगा। काना यानी के से पोटेशियम, दूसरा जो है आपका Na से आपका सोडियम। अब ध्यान से देख लीजिए, क्या देखना है, के काना में के से आपका पोटेशियम, Na से सोडियम,
चार्लीज में आपका C से जो है कैल्शियम, मंकी का M से जो है आपका मैग्नीशियम, एंड से आपका A जो है A से एल्यूमिनियम, जेब्रा में आपका जिंक, और आयरन का आयरन Fe हो जाएगा, लेड हो जाएगा, केज में यानी कॉपर। हमें दोगे तो सिल्वर और गोल्ड दूंगा। यानी ट्रिक क्या है हमारा, काना चार्ली मंकी, यानी कैसा चार्ली मंकी है, काना चार्ली मंकी एंड जेब्रा। अगर आयरन या लेड के केज में यानी पिंजड़े में अगर हमें दोगे तो मैं तुम्हें सिल्वर और गोल्ड दूंगा। तो इस तरह से हम इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लेंगे। ओके, अब जो है अगला पार्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ द आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डबल हो रहा है, यानी दो डिस्प्लेसमेंट एक साथ होगा। यानी जब किसी एक कंपाउंड का मेटल दूसरे कंपाउंड का भी मेटल या जो ग्रुप ऑफ एटम होगा वो डिस्प्लेस कर जाएंगे अपने पोजीशन से, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानी जाएगी। दूसरी डेफिनेशन क्या है, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज। यानी जब किसी रिएक्शन में दो डिफरेंट एटम, दो अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या करते हैं, म्यूचुअली एक्सचेंज करते हैं। म्यूचुअली एक्सचेंज करने का मतलब आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, तो इस रिएक्शन को जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम देख, हाँ जी आ जाइए। अब लिखा है कि बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन में अगर हम सोडियम सल्फेट सोल्यूशन ऐड कर दें, क्या कर रहा है, बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन में सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन अगर ऐड करते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। क्या बनेगा, वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। किसका बनेगा, बेरियम सल्फेट का, और उसके साथ जो है आपका सोडियम क्लोराइड भी फॉर्म्ड होगा। यानी BaCl2 प्लस Na2SO4 गोज टू द BaSO4 प्लस 2 NaCl। यानी इसमें हुआ क्या कि बेरियम क्लोराइड ये जो है दो पार्ट में स्प्लिट करेगा, Ba2 प्लस और Cl माइनस। दो तरह के आयंस रखा है, एक आपका जो है कैटायंस और दूसरा जो है एनायंस। सोडियम सल्फेट भी सेम वे में स्प्लिट करेगा। ये भी जो है एक कैटायन रखा हुआ है और ये जो है एनायन रखा हुआ है। इस वाले का कैटायन इस वाले के एनायन के साथ, और इस वाले का एनायन इस वाले के एनायन के साथ अगर क्या कर जाता है, डिस्प्लेस कर जाता है, रिप्लेस कर जाता है, तो इस रिएक्शन को ही क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। और ये प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, ये बनाएगा BaSO4 बना देगा, ये वाला और ये वाला जो, यानी इसका फर्स्ट वाले का कैटायन और दूसरे वाले का एनायन, और दूसरे वाले का कैटायन और फर्स्ट वाले का एनायन मिलके जो है आपका NaCl बना देगा। यानी कुल मिला जुला के अगर हमको समझना है तो हम बस यही समझे कि यहाँ पे पार्टनर एक्सचेंज हो गए हैं। क्या कर गए हैं, पार्टनर एक्सचेंज हो गए हैं। इसको एक थोड़ा सा जो है मजाकिया वे में देख लेते हैं कि कैसे क्या हो। अब देखिए क्या करना है, ये समझिए AB एक कंपाउंड है, CD एक कंपाउंड है, ये मिलके AC बना रहा है और BD बना रहा है। ध्यान से समझिएगा, AB यानी A एक हस्बैंड है, B वाइफ है, C वाइफ है और D हस्बैंड है। ठीक, AB में A हस्बैंड है, B वाइफ है, CD में C वाइफ है, D हस्बैंड है। हमने अभी बोला कि डबल डिस्प्लेसमेंट में होना क्या है, पार्टनर को एक्सचेंज कर लेना है। जैसे आप सपोज करिए कि ये दोनों जो हैं किसी मैरिज सेरेमनी में या किसी पार्टी में अगर ये जाते हैं, तो पार्टी में जाने के बाद जो वहाँ पे जो है डीजे वाले बाबू जब गाना बजाना स्टार्ट करता है तो उस समय ये लोग डांस करना स्टार्ट करते हैं, और कुछ देर बाद हमको ये देखने को मिलता है कि ये लोग अपनी पार्टनर को एक्सचेंज कर चुके हैं। यानी जो पहला वाला हस्बैंड है वो दूसरे वाले के वाइफ के साथ डांस कर रहा है, और दूसरे वाले का जो हस्बैंड है वो पहले वाले के वाइफ के साथ डांस कर रहा है। यानी यहाँ पे ये जो है W2 है, यानी दूसरी वाली वाइफ है। ठीक, और ये हस्बैंड कौन सा है, पहला वाला है, H1 है। और यहाँ पे जो है ये हस्बैंड आपका कौन सा, ये वाइफ जो है आपकी
पहली वाली है और हस्बैंड जो है आपका दूसरा वाला है। ठीक, इसी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। फिर से सुनिएगा, ए बी और सी डी, यानी ए बी एक हस्बैंड वाइफ है, सी डी भी एक हस्बैंड वाइफ है, किसी पार्टी या मैरिज सेरेमनी में जाते हैं। मैरिज सेरेमनी में जाने के बाद जो है गाना बजता है, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, और ये गाना जो ही बजना स्टार्ट होता है ये डांस करना स्टार्ट करते हैं। उस डांस करने के टाइम में जो है ये इतने घुल मिल जाते हैं कि इनको पता नहीं चल पाता है कि कौन किसके पार्टनर के साथ डांस कर रहा है। तो होता क्या है रिजल्टेंट कि पहला वाला हस्बैंड दूसरे वाले के वाइफ के साथ यानी H1 W2 के साथ डांस करना स्टार्ट कर देता है, यानी ये आप कपल बन जाते हैं। और जो है दूसरा वाला हस्बैंड जो है पहले वाले के वाइफ के साथ डांस करना स्टार्ट करता है, यानी H2 जो है W1 के साथ डांस करना स्टार्ट करता है। और इस तरह से जो है ये अपने पार्टनर को एक्सचेंज कर देते हैं। यानी कुल मिला जुला के हम बोल सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज टेक्स प्लेस ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ द पार्टनर्स, यानी कैटायन एनायंस आपस में इंटरचेंज हो जाएं तो ये रिएक्शन क्या करती है, टेक्स प्लेस करती है। इस रिएक्शन को एक और एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं क्या। अब ध्यान से देखिए इस एग्जांपल को, HCl जो है रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो आपका NaCl बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक, अब इसको जो है हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तौर पे अगर देखना चाहें तो इसमें होगा क्या कि HCl जो है स्प्लिट करेगा दो पार्ट में, एक आपका होगा H+ और दूसरा होगा Cl-। यहाँ पे क्या होगा, Na+ होगा, OH- होगा, यहाँ पे Na+ होगा, Cl- होगा, यहाँ पे H+ होगा, OH- होगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसका जो आपका कटायन है इस वाले के एनायन के साथ चिपक गया और इसका जो एनायन है इस वाले के कटायन के साथ क्या कर गया, चिपक गया। यानी कटायंस एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज हो जा रहे हैं। यानी इसका कटायन इसके पास और इसका कटायन इसके पास, यानी जब इसका कटायन इसके पास आया यानी Na+ पॉजिटिव चार्ज इसके पास आया, यानी आयन्स एक्सचेंज हो रहे हैं। पॉजिटिव आयन इसके पास आ गया तो ये NaCl बन गया और इसका पॉजिटिव आयन इसके पास आ गया तो ये H2O बन गया। तो ये रिएक्शन जो है आपकी क्या हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, यानी आयन एक्सचेंज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, आयन्स एक्सचेंज, या फिर हम बोल सकते हैं इसको कि पार्टनर एक्सचेंज कर गए, यानी आयन एक्सचेंज करेगा या पार्टनर एक्सचेंज करेंगे। तो ये जो है आपका एग्जांपल हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आपको कुछ नहीं आता है डबल डिस्प्लेसमेंट में, बस ये छोटा वाला जो ट्रिक था डांस फ्लोर वाला, इसको अगर आप रखेंगे तो आप इजीली जो है इसको याद कर जाएंगे। ओके, तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही देखते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये देखिए ध्यान से, ये BaCl2 जो है रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम सल्फेट के साथ, BaSO4 बनाएगा, MgCl2 बनेगा। इसमें क्या होगा, ये जो बेरियम जो है आपका कटायन बनेगा यहाँ पे Ba2+ और जो है Cl-, यहाँ पे क्या होगा Mg2+ और SO4 2-। ये Ba2+ ये SO4 के साथ, यानी इसका कटायन इसके एनायन के साथ और इसका कटायन इसके एनायन के साथ जाएगा और ये बनाएगा MgCl2 और ये बनेगा आपका BaSO4। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है आपकी कंप्लीट होती है कि कैसे जो है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको जानना ये ज़्यादा ज़रूरी है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मेटाथेसिस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मेटाथेसिस के नाम से जानते हैं। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज मेटाथेसिस। ओके, अगले वाले पार्ट में हम लोग बाकी के जो टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शन के उसको स्टडी करेंगे। यहाँ पे जो है आपको इतना ही, गुड बाय। प्लीज़ जो है वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक करिए, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो जो है
आपको इन्फॉर्म हो सके, बेल आइकन दबा दीजिएगा तो आपको अगली वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। तो इसलिए प्लीज़ और प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ओके बाय।